हेलो एवरीवन, अपने इसी सीरीज में अब हम करने जा रहे हैं ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यू ऑफ चैप्टर इन्वेंट्री, जिसके क्वेश्चंस में एमसीक्यूज में बहुत सारे छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रू एंड फॉल्स से। क्या कह रहा है पहला पॉइंट, इन्वेंट्रीज आर स्टॉक ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स दैट आर मेंटेन्ड फॉर मेनली द पर्पस ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन। इन्वेंट्रीज वो सारी चीजें हैं उन चीजों का स्टॉक है, मतलब गुड्स या इन्वेंटरीज वो स्टॉक या मटेरियल्स हैं जिसको हम अपने पास क्यों रखते हैं, ताकि हम बेचकर पैसा अर्न कर सकें। यस, ये ट्रू है। ठीक है। बिल्डिंग इज कंसिडर्ड इन्वेंट्री इन अ कंस्ट्रक्शन बिजनेस। कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए क्या बिल्डिंग इन्वेंट्री है? यस, कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए बिल्डिंग इन्वेंट्री, क्योंकि उनका काम ही क्या है, बिल्डिंग बनाना और बेचना। इसलिए अगर उसके अलावा कोई और बिजनेस है तो क्या उनके लिए बिल्डिंग इन्वेंट्री होगी? नहीं होगी। इन्वेंट्री इज वैल्यूड एज केयरिंग कॉस्ट लेस परसेंटेज डिक्रीज। इन्वेंट्री को हम वैल्यू करते हैं केयरिंग कॉस्ट में से उसकी जितनी वैल्यू डिक्रीज हो गई है उसको माइनस करके। ट्रू या फॉल्स? ये है फॉल्स, क्योंकि हम इन्वेंट्री को किस पे वैल्यू करते हैं? हम इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं किस पे वैल्यू करते हैं? हम इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं कॉस्ट और एनआरवी, है ना। इसमें से जो कम होता है उस पे हम वैल्यू करते हैं, राइट, लोअर। अगला, मैनेजमेंट हैज डेली इंफॉर्मेशन अबाउट क्वांटिटी एंड वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम। फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम में मैनेजमेंट के पास हर दिन की इंफॉर्मेशन होगी कि क्या क्वांटिटी है, क्या उसकी वैल्यू है। ट्रू या फॉल्स? बिल्कुल फॉल्स। फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम में मैनेजमेंट के पास डेली इंफॉर्मेशन नहीं होती। किस सिस्टम में होती है? परपेचुअल में होती है, क्योंकि परपेचुअल रियल टाइम बेसिस पे मेंटेन करता है डेटा। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम इज मोर सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस। यस, स्मॉल बिजनेस के लिए पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम क्या है? बेहतर है, क्योंकि इसमें आपकी जो कॉस्ट है इसको रखने की, मेंटेन करने की, वो भी कम होती है। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवरस्टेट हो तो नेट इनकम अकाउंटिंग पीरियड का अंडरस्टेट होगा। आप बताओ, अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होता है तो प्रॉफिट भी ज्यादा होता है, ना कि कम होता है। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवरस्टेटेड है तो प्रॉफिट भी ओवरस्टेट होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। अरे भाई, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक ट्रेडिंग अकाउंट ले लो, ठीक है, बहुत सीधी सी बात है, ठीक है, देख लो। अगर किसी को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो नहीं रहना चाहिए, हम देख लेते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट है, इसमें ओपनिंग 1000, एक सिंपल सा ना, ओपनिंग 1000, परचेज 5000, सेल 10,000, और मान लो आपका जो क्लोजिंग है वो आपने ओवरस्टेट करके 7,000 कर दिया। ठीक है, तो आपका प्रॉफिट कितना आएगा? प्रॉफिट कितना आएगा? 10 + 7 17,000, 17,000 में से 6,000 यानी 11,000 का प्रॉफिट आएगा। ये ओवरस्टेट था। एक्चुअल में आपका प्रॉफिट कितना होना था? एक्चुअल में आपका जो क्लोजिंग स्टॉक होना था वो होना था मान लो 3,000 रुपए। तो अब आपका प्रॉफिट कितना आएगा? 13 में से 6 गए 7,000। ठीक है ना, कितना होना था? 7,000। तो जैसे क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा था प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी थी, क्लोजिंग स्टॉक घटा प्रॉफिटेबिलिटी भी घट गई। ठीक है, 7th पॉइंट क्या कहता है? क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। किसी को प्रॉब्लम हो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला सबको पता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट कॉस्ट अगर कुछ है तो, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यही होता है। अब जरा निकालो भाई, क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला क्या होगा? यहां से क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला आप निकालोगे तो क्या होगा? ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब देखो, क्या यहाँ माइनस है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? ये तो प्लस है। ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री शुड कंप्राइज ऑल कॉस्ट ऑफ परचेज। इन्वेंट्री की कॉस्ट में सारे कॉस्ट ऑफ परचेजेस इंक्लूड होना चाहिए। ट्रू और फॉल्स? बताओ। ये फॉल्स है। ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है भैया? इसके साथ भी और भी कॉस्ट होती है ना, कॉस्ट ऑफ परचेज के अलावा कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, है ना, होती है ना, तो वो कॉस्ट भी आपको इंक्लूड करनी होती है। एंड कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन सारी आपकी अदर कॉस्ट आपको इंक्लूड करनी होती है। इन्वेंट्री के जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं शुड बी वैल्यूड एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू वेयर कॉस्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट कैन बी सेपरेटेड डिटरमाइन। अगर किसी की वैल्यू सेपरेटली डिटरमाइन है बाय प्रोडक्ट की, उसके बाद भी क्या हम उसको नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे वैल्यू करेंगे?
नहीं करेंगे। स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। इसका मतलब ये है बाय प्रोडक्ट के केस में अगर कोई बाय प्रोडक्ट बना है, ठीक है, अगर कोई बाय प्रोडक्ट बना है, एनआरबी पे वैल्यू कब करेंगे? व्हेन सेपरेट प्राइस इज नॉट डिटर्मिनेबल। सेपरेट प्राइस डिटर्मिनेबल नहीं है, ठीक है, तब एनआरबी पे करेंगे। अगर सेपरेटली डिटरमाइन किया जा सकता है, अगर सेपरेटली डिटरमाइन किया जा सकता है, सेपरेटली डिटरमाइन है तो भाई जो सेपरेटली डिटरमाइन होगा हम उसी पर वैल्यू करेंगे। अगर सेपरेटली डिटर्मिनेबल है, ठीक है ना, अगर सेपरेटली डिटर्मिनेबल है तो भाई जो ये प्राइस डिटर्मिनेबल है हम उसी पे वैल्यू करेंगे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि हम बाय प्रोडक्ट को हम किस पे वैल्यू करना चाहिए? शुड बी वैल्यूड एट एनआरबी, हमें वैल्यू करना चाहिए एनआरबी पे जहां पे एक प्रोडक्ट की प्राइस को सेपरेटली डिटरमाइन किया जा सकता है। तो ये गलत है। अगर सेपरेटली डिटरमाइन किया जा सकता है तो जो प्राइस सेपरेटली डिटरमाइन की जा रही है वही उसकी वैल्यू मानी जाएगी। आगे कह रहा है एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेड मटेरियल, लेबर एंड अदर प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में एबनॉर्मल वेस्टेज को कॉस्ट का पार्ट बनाया जाता है। ट्रू और फॉल्स? ये फॉल्स है। याद रखना कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में सिर्फ और सिर्फ इंक्लूड होता है नॉर्मल वेस्टेज। क्या इंक्लूड होता है? नॉर्मल वेस्टेज। अगर एबनॉर्मल वेस्टेज है तो वो कभी भी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनते। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। परपेचुअल सिस्टम रिक्वायर्स क्लोजर ऑफ बिजनेस फॉर काउंटिंग ऑफ इन्वेंट्री। परपेचुअल बिजनेस है, सॉरी, परपेचुअल सिस्टम में इन्वेंट्री काउंटिंग का, इन्वेंट्री कितनी आपके स्टॉक में है, उसकी क्या वैल्यू, सबको डिटरमाइन करने के लिए एक परपेचुअल सिस्टम लगा है। तो क्या बिजनेस को क्लोज करने की रिक्वायरमेंट है? नहीं है। बिजनेस को क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि सब क्या होता है? कंप्यूटराइज्ड होता है। राइट। Periodic inventory system is a method of ascertaining inventory by taking an actual physical count. Periodic inventory system में actual physical count लेते हैं? Yes, true. हम उसमें actual physical count लेते हैं। अगला कह रहा है The value of closing inventory under simple average price method is realistic as compared to LIFO. Closing inventory को simple average method पर वैल्यू करना ज्यादा रियलिस्टिक है देन LIFO पे। Yes, true है। क्यों? क्यों भैया? लीफो मेथड ये कहते हैं जो सामान हमने बाद में खरीदा और पहले बेच दिया, वो तो अपने आप में ही एक अजीब सी बात करता है। जो सामान बाद में खरीदा उसे पहले कैसे बेचोगे? तो वो कहीं से भी साइंटिफिक नहीं है, इसलिए सिंपल एवरेज मेथड को ज्यादा साइंटिफिक माना जाता है। 14 वैल्यू ऑफ स्टॉक सोन ऑन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट एज फिक्स्ड असेट। ये बात सही है कि वैल्यू ऑफ स्टॉक को असेट साइड पे दिखाया जाता है बैलेंस शीट के, लेकिन एज फिक्स्ड असेट नहीं दिखाया जाता। कैसे दिखाया जाता है? एज करंट असेट सोन किया जाता है। कैसे सोन किया जाता है? करंट असेट्स की तरह शो किया जाता है। अंडर इन्फ्लेशनरी कंडीशन, यानी कि प्राइसेस क्या हो रही है? लगातार बढ़ रही हैं। FIFO विल नॉट शो लोएस्ट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कह रहा है जिसमें प्राइसेस बढ़ रही हैं उसमें FIFO मेथड आपको लोएस्ट वैल्यू नहीं देगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। ये फॉल्स है या ट्रू है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। FIFO मेथड में एक बात बताओ, 1 जनवरी है, फरवरी है, ठीक है, मार्च है, मान लो अगर किसी कॉस्ट जो सामान आपने खरीदा जनवरी में उसकी वैल्यू 1000 थी, फरवरी में उसी की वैल्यू बढ़ के 1020 हो गई और मार्च में उसी की वैल्यू बढ़ के 1050 हो गई। फीफो मेथड क्या कहता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के पार्ट क्या बनेगा? ये पार्ट बनेंगे ना पहले, है ना, जो पहले खरीदा पहले बेचेंगे, तो वही हमारे कॉस्ट का पार्ट बनेगा। तो हमारे कॉस्ट का पार्ट कौन सी आइटम्स बनेंगे? लो वैल्यू के, है ना, लो वैल्यू आइटम या लो प्राइस कह लो। तो भैया फीफो मेथड में ही तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम होगा, इन्फ्लेशनरी कंडीशन में होगा कि नहीं? ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है विल नॉट। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में क्या हो गया? गलत हो गया, फॉल्स हो गया। अगला, अंडर लीफो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट कॉस्ट आर चार्ज्ड अगेंस्ट रेवेन्यू इन द ऑर्डर इन विच दे अकर। लीफो मेथड कहता है कि हम इन्वेंटरी को वैल्यू करते हैं इस अजम्पशन पे कि जैसे हमने कॉस्ट इंकर की है अगेंस्ट द रेवेन्यू। अब एक बात बताओ, जनवरी में माल खरीदा 1 लाख का,
और इसी माल में से आपने, ये आपने परचेज की जनवरी में, और इसी माल में से आपने जनवरी में सेल कर दी, मान लो 1.5 लाख रुपए की, ठीक है। तो ये जो आपकी रेवेन्यू है, इसके अगेंस्ट की कॉस्ट तो ये हुई, ये फीफो है ना, ये फीफो है, ये आपने खरीदा और ये आपने बेचा। लेकिन लीफो क्या बोल रहा है कि जनवरी में आपने जो सेल करी ना, ये माल आपने कब खरीदा था? मार्च में खरीदा था। क्या कर रहा है? मार्च में खरीदा था, वो मार्च में जो सामान खरीदोगे वो आपने जनवरी में सेल कर दी, ये बोल रहा है वो। तो ये बताओ, क्या आप अपनी कॉस्ट को असलियत में रेवेन्यू के अगेंस्ट चार्ज कर रहे हो? नहीं, आपको तो कॉस्ट पता ही नहीं है मार्च में क्या होगी, क्या कंडीशन होगी। और आज के समय में तो और नहीं कह सकते, कब वॉर हो जाए, कब कोरोना हो जाए। अभी रिसेंटली न्यूज है कि चाइना में एक नया पैनाडेमिक आ रहा है, एक HPMV करके वायरस फैला हुआ है। देखिए क्या होता है आगे आगे, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या हो गया? फॉल्स हो गया, ठीक है। Valuation of inventory at cost or NRV, whichever is less, is based on the principle of conservatism. Yes, कंजर्वेटिज्म ही हमें कहता है भैया, लॉस को रिकॉग्नाइज करो पहले, प्रॉफिट को चाहे करो या ना करो। और जैसे ही हम लोअर वैल्यू पे क्लोजिंग इन्वेंटरी को रिकॉर्ड करते हैं तो हमें प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये कंजर्वेटिज्म के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। फिनिश गुड्स आर नॉर्मली वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज हायर। रॉन्ग। फिनिश गुड्स हो, रॉ मटेरियल हो, WIP हो, कुछ भी हो, वैल्यू कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लोअर, ठीक है। फॉल्स। चलो अब आते हैं हम MCQs पे, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल है। हम एक एक करके करेंगे सबको। द अमाउंट ऑफ परचेज, आपको अमाउंट ऑफ परचेज बताना है अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 80,700, ओपनिंग इन्वेंट्री 5,800 एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री 6,000 है, ठीक है। तो पहले तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, यही होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया 80,700 इक्वल ओपनिंग दिया है 5,800 प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग कितना है? 6,000, ठीक है। अब निकाल लो परचेज कितनी होगी? 80,700 प्लस 6,000 माइनस 5,800, तो परचेज कितनी होगी? परचेज हो जाएगी 80,900। सॉल्व तो कर ही लोगे, समझ आ गया। एवरेज इन्वेंट्री आपको दी है 12,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री कह रहा है 3,000 ज्यादा है ओपनिंग इन्वेंट्री से। तो अज्यूम कर लो, लेट ओपनिंग जो इन्वेंट्री आपकी X है, तो क्लोजिंग कितनी हो जाएगी? X प्लस 3,000 हो जाएगी, ठीक है। एवरेज आपको कितनी दी है? 12 दी है, 12,000 दी है, यानी कि 12,000 इज इक्वल टू X प्लस 3,000 डिवाइड बाई 2, यानी कि 24,000 इक्वल 2X प्लस 3,000, ठीक। तो 2X इक्वल 24,000 माइनस 3,000 कितना हो जाएगा? 2X हो जाएगा 21,000। तो X की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी? 10,500, ठीक है। कैसे आएगी? 21,000 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आ जाएगी 10,500। अच्छा, आपसे वैल्यू किसकी पूछी है? क्लोजिंग इन्वेंट्री की। क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होगी? X प्लस 3,000। X कितना आ गया? 10,500, और इसमें प्लस 3,000 कर दो, कितना आ जाएगा? 13,500। कंप्लीट। चलो आगे देखते हैं। While finalizing current year's profit, company realized that there was an error in the valuation of closing inventory of previous year. करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस बनाते बनाते हमें पता चला कि लास्ट ईयर जो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन हुआ था वो गलत हुआ था, ठीक है। क्या गलत हुआ था? क्लोजिंग इन्वेंट्री को वैल्यू किया गया था 50,000 ज्यादा, यानी कि पिछले साल का प्रॉफिट तो 50,000 से बढ़ गया था, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट इज ओवरस्टेटेड या करंट ईयर प्रॉफिट इज ओवरस्टेटेड? नहीं, प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक करंट ईयर का क्या बनेगा? ओपनिंग स्टॉक। तो जब ओपनिंग स्टॉक बढ़ता है तो प्रॉफिटेबिलिटी घटती है, यानी कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट तो बढ़ा होगा, करंट ईयर का प्रॉफिट क्या होगा? घटेगा। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट इज ओवरस्टेटेड एंड करंट ईयर प्रॉफिट इज अंडरस्टेटेड। याद रखना, क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ेगी तो प्रॉफिट इंक्रीज करेगा, ओपनिंग इन्वेंट्री बढ़ेगी तो प्रॉफिट डिक्रीज करेगा, ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री गिरेगी
तो प्रॉफिट भी डिक्लाइन करेगा, प्रॉफिट भी गिरेगा। और अगर ओपनिंग इन्वेंट्री गिरेगी तो प्रॉफिट इंक्रीज करेगा। ठीक है, यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू से प्रॉफिटेबिलिटी डायरेक्टली लिंक है और ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू से प्रॉफिटेबिलिटी इनडायरेक्टली लिंक्ड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। ठीक है, इनवर्स रिलेशन शेयर करती है, इनडायरेक्टली नहीं, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग फॉर क्यू कंपनी फॉर ईयर 21-22। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, आपके पास पूरे साल में बेचने के लिए 1 लाख रुपए के गुड्स हैं, जिसमें से आपने 80,000 रुपए की सेल करी है। ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास 20,000 रुपए की थी। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन सेल पर 25% का था। आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री बतानी, तो बहुत सीधी सी बात है। तो आपके पास जो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल हैं 1 लाख के, अगर मैं इसमें से कहूं आप माइनस कर दो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, तो आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी, राइट, आ जाएगी ना। अब बात करनी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने की। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अगर आप बात करोगे, आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल दिया है, टोटल कितनी गुड्स आपके पास अवेलेबल है सेल के लिए, परचेजेस नहीं दिए, यानी कि ये जो वैल्यू है ना 1 लाख की, इसमें ऑलरेडी ओपनिंग इन्वेंट्री इंक्लूडेड है। क्या है? ऑलरेडी ओपनिंग इन्वेंट्री इंक्लूडेड है। इसलिए अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पे ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला लगाओ, तो ये काम नहीं करेगा। तो आप क्या करोगे, आप सेल में से माइनस कर दोगे प्रॉफिट, राइट। सेल कितनी है? सेल है 80,000 की, प्रॉफिट कितना है 80,000 का 25%, यानी 80,000 में से आप माइनस कर देंगे कितना 20,000, कितना बचेगा 60,000, राइट, इतना ही बचेगा 60,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहां से माइनस कर दो, जैसे माइनस करोगे तो कितना बचेगा 40,000, यानी आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है 40,000। ठीक है, अच्छा अब ये क्या कह रहा है, फिफ्थ की सॉल्यूशन इधर करेंगे अपन, ठीक है, याद रखना। ये कह रहा है प्रॉफिट आप कमा रहे हो 25% ऑन कॉस्ट, देन इट इज इक्विवेलेंट टू 25% ऑफ सेल प्राइस, 33% ऑफ सेल प्राइस एंड 20% ऑफ सेल प्राइस। मान लो आपकी कॉस्ट प्राइस 100 है, ठीक है, आप उससे प्रॉफिट कमा रहे हो 25% का, यानी कि 25 रुपए का, तो आपकी सेल प्राइस कितनी हो गई भाई 125 रुपए। ये तो सबके समझ में आ गया। अब कह रहा है कॉस्ट प्राइस 25 रुपए का प्रॉफिट आप कमा रहे हो किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, और 25 रुपए का प्रॉफिट आप कमा रहे हो सेल प्राइस पे। जरा परसेंटेज निकालो, ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 1/5। इसको मल्टीप्लाई करो 100 से और इसको भी मल्टीप्लाई करो 100 से परसेंटेज में चेंज करने के लिए, तो ये तो आएगा 25%, ठीक है, और ये कितना आएगा, ये आएगा 20%, यानी 20% ऑफ सेल। 25% अगर आप कॉस्ट पे प्रॉफिट कमा रहे हो तो उसका मतलब है आप 20% प्रॉफिट पे कमा रहे हो। देखो अगर मैं 125 का 20% निकालूं तो कितना आएगा, 125 का अगर आप 20% करोगे ना तो आपको जो आंसर मिलेगा वो 25 ही मिलेगा, ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट है ना। 100 का 25% 25 और 125 का 20% भी 25 रुपए होता है, राइट। चलिए, आपने गुड्स परचेज किए थे 1 लाख के, सेल की 90,000 की, मार्जिन था 20% ऑन कॉस्ट, क्लोजिंग इन्वेंट्री बतानी। अब देखो यहाँ पे मार्जिन आपको 20% कॉस्ट पे दिया है और आपको क्या दी है, सेल प्राइस दी है ना, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको मार्जिन निकालना पड़ेगा सेल प्राइस पे कितना है। तो 20 का प्रॉफिट हो रहा है 100 पे, ठीक है, और 20 का प्रॉफिट होगा 120 पे, यानी कि 1/6, ठीक है। परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहो तो कर लो, वरना मेरे को लगता है रिक्वायर्ड नहीं है। सीधा सीधा इसको आप मल्टीप्लाई करोगे ना 90,000 से तो आपको आ जाएगा, क्या आ जाएगा 15,000 आ जाएगा प्रॉफिट। फिर से देखना, 20 रुपए का प्रॉफिट 100 रुपए की कॉस्ट पे और 20 रुपए का प्रॉफिट 120 रुपए के सेल प्राइस पे, यानी कि 1/6 ऑफ द सेल प्राइस आपका क्या है, प्रॉफिट है। तो जब सेल से आप 1/6 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा।
अब यहां से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल लो। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होगा, 90,000 माइनस 15,000, ये आपका आ जाएगा 75,000। अब वो क्या पूछ रहा है, 1 लाख के गुड्स खरीदे थे, 75,000 के बेच दिए, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया, 25,000। क्वेश्चन नंबर 7 को हम थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, लंबा है इसलिए हम आते हैं नीचे, और नीचे के क्वेश्चंस को पहले निपटा देते हैं, थ्योरी ही थ्योरी है, उसके बाद अपन ये करेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल, जिसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलते हैं, वो इक्वल होता है किसके, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, ना। परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ना। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इन्वेंट्री इज डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन्वेंट्री को डिस्क्लोज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अंडर फिक्स्ड असेट, नहीं। करेंट असेट, यस, इन्वेंट्री हमारी करंट एसेट है क्योंकि वो विद इन अ 12 मंथ हम उसको कैश में कन्वर्ट करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डू नॉट परमिट फॉलोइंग मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, दिल दिमाग में बैठा लो, लीफो मेथड को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड परमिट नहीं करता। While inventory costing formula calculates value of closing inventory considering that inventory most recently purchased has not been sold। फिर से पढ़ लो, फिर से पढ़ लो, क्या कह रहा है, उल्टा लिखा है यहाँ पे घुमाकर। इन्वेंट्री कॉस्टिंग फॉर्मूला जो कैलकुलेट कर रहा है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री को, ये कंसिडर करके कि जो इन्वेंट्री आपने मोस्ट रिसेंटली परचेज की है, जो आपने मोस्ट रिसेंटली इन्वेंट्री परचेज की, आप उसको बेच नहीं रहे हो, यानी कि जो आपने पहले बेची, पहले खरीदी है, उसको आप पहले बेच रहे हो, तो कौन सा मेथड है, फीफो। वैल्यूइंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट और एनआरवी इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, भाई कंजर्वेटिज्म, ये तो हमें अच्छे से याद है। अंडर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड विच मेथड विल शो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। अंडर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो ऐसे में कौन सा मेथड आपको हाईएस्ट वैल्यू देगा इन्वेंट्री की, बताओ, फीफो, वेटेड एवरेज या लीफो। फीफो देगा, क्या देगा, फीफो। यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री कब आएगी, तब आएगी जो सामान हमने लास्ट में बेचा है वो हमारे पास पड़ा हो, और लास्ट में जो सामान हमने बेचा हमारे पास कब पड़ा होगा, जब हम फीफो मेथड यूज कर रहे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड डज नॉट कंसिडर हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, इसमें से कौन सा मेथड हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कंसिडर नहीं करता, रिटेल प्राइस मेथड नहीं करता। कौन सा मेथड नहीं करता, रिटेल प्राइस मेथड कंसिडर नहीं करता, राइट। सारे एमसीक्यूज हमारे हो गए, अब हमें क्वेश्चन नंबर 7 करना है, चलो भाई करते हैं। कंपनी इज फॉलोइंग वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड, ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड लगा रही है फॉर वैल्यूइंग इट्स इन्वेंट्री। द डिटेल ऑफ इट्स परचेज एंड इशू ऑफ रॉ मटेरियल ड्यूरिंग द वीक आर एज फॉलोज। उसने आपको डिटेल दे रखी है परचेज की और जो रॉ मटेरियल उसने इशू करे हैं। सबसे पहले दिया है ओपनिंग, तो एक चीज करते हैं अपन, यहाँ क्या क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे यूनिट, ठीक है, मैं एक ही बार लिखूंगी प्राइस और वैल्यू, यही मतलब इसी ऑर्डर में हम आगे भी वैल्यू लिखेंगे। तो अगर मैं ओपनिंग की बात करूं तो ओपनिंग में कितने थे, 50 यूनिट थे, वैल्यू थी 2200 की, यानी कि जो माल खरीदा था वो खरीदा था 44 पर यूनिट के रेट से। उसके बाद फिर इसने परचेज किए 100 यूनिट्स 47 के रेट से, यानी कि 4700 वैल्यू के। ये बेसिकली जो इनके पास आया है ना, ठीक है, ये परचेज प्लस इसने जो इशू किया वो मैं उसको इधर लिख रही हूं। इनने इशू क्या किया, इन्होंने इशू किए 50 यूनिट्स। कितने यूनिट इशू किए, इसने इशू किए, मान लो कितने यूनिट किए, 50 यूनिट इशू किए। अब आपको बताना है कि उसकी प्राइस क्या है और वैल्यू क्या है। वेटेड एवरेज मेथड है ना, तो देखो वेटेड एवरेज मेथड में क्या होता है, पहले इनको आप ऐड करोगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6900 और ये आ जाएगा 150, ठीक है। तो यूनिट लगाओ, वेटेड एवरेज प्राइस निकालोगे, वेटेड एवरेज प्राइस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6900 डिवाइड बाय 150 करके देखोगे, इसको आ जाएगा 46 आपकी यूनिट प्राइस आएगी, यानी कि जो आपकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 2300। 50 को मल्टीप्लाई करोगे 46 से तो 2300 आ जाएगा, राइट।
उसके बाद कह रहा है इसने फिर 5/12 को परचेज किया, ठीक है, ये मैं हटा देती हूँ ना, ये वाला मैं हटा देती हूँ। फिर इसने क्या किया, अगेन फिर इसने परचेज किया है, परचेज कितना किया इसने, फिर परचेज किया। अच्छा, परचेज के पहले इधर हम बैलेंस लिख लेते हैं, हमारे पास बचा कितना इसके पास बैलेंस। इसके बाद अगर आप बैलेंस देखोगे तो आपके पास बचे 100 यूनिट, ठीक है, किसकी रेट से बचे, 46 की रेट से ही बचेंगे, यानी कि 4600, राइट। अब इसने क्या किया, फिर परचेज किया। अब इसे जो परचेज किया वो 200 यूनिट परचेज किए, 48 की रेट से किया, कितना हो गया 9600, ठीक। इसको नीचे लिखने, क्या नीचे क्लिक करते हैं, फिर से परचेज किया ना, कितना किया 200 यूनिट 48 की रेट से 9600, यहां तक क्लियर है। अब पूछ रहा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो अब एक बात बताओ मुझे, एक तो हमारे पास ये बैलेंस बचा हुआ है, राइट, एक ये बैलेंस बचा हुआ है और एक हमारे पास ये बचा हुआ है। तो अगर मैं टोटल यूनिट पूछूं आपसे तो यूनिट एक तो ये 100 यूनिट प्लस 200 यूनिट, यानी अगर यूनिट की बात की जाए तो यूनिट तो 300 बची है, वहां तक प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है वेटेड एवरेज प्राइस निकालने की। अगर वेटेड एवरेज प्राइस की बात की जाए तो आपने पास जो बैलेंस आपके पास पहले से बचा हुआ है वो 4600 का, और अभी आपने माल खरीदा 9600 का, यानी कि टोटल आपके पास जो माल बचा हुआ है वो 14200 का बचा हुआ है, ठीक है। अब आपको निकालनी है इसकी यूनिट प्राइस क्या होगी, तो 14,200 को आप डिवाइड कर दो 300 से, ये कंप्लीटली डिविजिबल है नहीं, ठीक है। 3 4 12, 3 7 21, 47.33 आता रहेगा। तो क्या आ गया 14,200 बचा है 47.33 फिर से। मैंने पूरा खोल के बताया, अगर आपके दिमाग में कैलकुलेशन फास्ट चलेगी तो आप इसको ओरली भी सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज रफ में आप कर लीजिएगा। इसके साथ हमने ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए हैं अपने इन्वेंट्री वाले चैप्टर के, और 27 मिनट में हमारे ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यू हो गए हैं इन्वेंट्री के। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब प्लीज। अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो एक कमेंट डाल दीजिए, अदरवाइज हमें समझ ही नहीं आता आपको वीडियो में कुछ पसंद आया नहीं आया, कुछ कमी लगी, इट्स गोज वेरी ब्लैंक, कुछ भी जो आपको पसंद आए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।